गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो रितु, अजय, सुभाष, संतोष, दिया, हिमांशु और कौन कौन है सबके नाम। ऋषिराज, राकेश, प्रेम, बसंत कुमार यादव, अजय। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग आरएस की तैयारी कर रहे हो। ये क्लास उन्हीं के लिए है बच्चों जो आरएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। निखिल, पप्पू कुमार, दुर्गेश, दिव्या, अंकित, गुड इवनिंग, सत्या शर्मा। ठीक है, हाँ, आकांक्षा, ओम प्रकाश, सबका ही नाम आ गया है। ठीक है, समझ लो मैंने सबका नाम ले दिया है। और सब आरएएस मेंस वाले ही हैं। गुड, शाबाश। तो मेरे पास आजकल क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही थी आप सबकी। हेलो धीरज, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अंजना, गुड इवनिंग। अंगद, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आप सब लोग जो है एक सेकेंड, मेरा प्रोफाइल जानते ही होंगे। ठीक है, कुछ लोग नए स्टूडेंट होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो उनको बता देती हूँ। वीरेंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट। जाओ एंजॉय करो, सो जाओ। गुड नाइट। ठीक है, तो ये मेरा प्रोफाइल है। ठीक है, आर अकेडमी प्लस पे आरएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस बच्चों सब आप सभी के लिए है। मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ आरएस और एसीएफ एग्जाम की, तो आप सभी हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे ज्यादातर मुश्किल कहाँ पे आती है कि इंग्लिश मीडियम का कोई बैच है या नहीं, टारगेट आरएस। ठीक है, तो मेरा बैच है। इस बैच का अभी नाम आपको चेंज मिलेगा, डॉक्टर तरुणा स्पेशल। अदरवाइज इससे पहले जो पार्ट मैंने किए हैं तो वो जो है इसी नाम से थे, टारगेट आरएस के नाम से। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम का बैच है हमारा, हेलो सुमन, जिसमें मैं आपको प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कराऊंगी लगभग 80 to 90%। ठीक है, फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूछेंगे हिंदी मीडियम का है या नहीं। हेलो सृष्टि, गुड इवनिंग। हाँ, हिंदी मीडियम का भी बैच है। ठीक है, हिंदी मीडियम का भी बैच है। अच्छा, गलती से लिख दिया, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो हिंदी मीडियम का भी मैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग बैच लेती हूँ, जिसमें प्री और मेंस का आपको सिलेबस कराऊंगी। तो आप लोग हमारी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। 79 है लाइव लर्नर्स, थैंक यू सो मच। मुझे 27 दिखा रहे हैं यहाँ पे, उल्टा दिखा रहा है, मुझे उल्टा दिखा रहे हैं। चले, शाबाश, वाओ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो आप मेरे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अनअकैडमी प्लस पे जितने कोर्सेज चल रहे हैं, आरएएस का बैच कोर्स चल रहा है, तो वो भी आपको मिल जाएगा सिंगल आरपीएससी सब्सक्रिप्शन में। तो अलग अलग कोई सब्सक्राइब करना नहीं है, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लो। उसमें हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर 40 एजुकेटर है और अगर 40 कोर्स चल रहे हैं तो आप सब देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग पेपरों की तैयारी एक ही छत के नीचे आप लोग कर सकते हैं। तो रेफरल कोड बच्चों याद रखना, तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, 10% डिस्काउंट के लिए यूज करना। अगर एक बार पेमेंट फेल हो जाता है तो दोबारा पेमेंट हो तो दोबारा से कोड लगाना, तीसरी बार पेमेंट करे तो तीसरी बार में भी कोड लगाना। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है। ज्वाइन कैसे करोगे आप सब लोग इसको, इसमें ये होगा आपको आसानी हो जाएगी, बहुत सारी तैयारी करने में आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी। ठीक है, आरएएस पे स्टार्ट किया है। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको विभोर, मैं बताती हूँ कैसे क्लासेस रहेंगी। अभी मेरा जो बैच है बच्चे, उसमें मैं टारगेट आरएएस जो बैच है, डॉक्टर तरुणा स्पेशल जो बैच है, उसमें मैं आरएएस राजस्थान जीके कवर कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैं वो टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जो प्री और मेंस दोनों में आएंगे। तो पहले हम राजस्थान जीके कवर करेंगे, उसके बाद मेंस के टॉपिक कवर करेंगे। और मेरी वीक में अभी जो है प्लस पे 3 से 4 क्लास होती है। हिंदी मीडियम की 3 से 4, इंग्लिश मीडियम की 3 से 4। अभी मैं इतनी क्लासेस ले रही हूँ और आने वाले समय में अक्टूबर में आपकी क्लासेस का नंबर बढ़ जाएगा। हो सकता है हफ्ते में मैं आपके 5 क्लासेस कर दूं। अक्टूबर से मैं आपका इंग्लिश हिंदी का पेपर 4 का बैच भी स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगी मेरे बैच की क्लासेस। बाकी जो बैच कोर्स है मेंस का, उसका आप एक बार वो देख लेना परफॉर्मा जाके, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ज्यादातर हिंदी मीडियम की क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो मेरा उसका ये है खास बात आपको मिलेगी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अलग पढ़ेंगे मुझसे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अलग पढ़ेंगे और सबको कंटेंट मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले में प्रॉब्लम क्या आती है, नोट्स नहीं मिलते, तो आपको सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो ये आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, हेलो रविकांत शर्मा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों आप इस प्लेटफॉर्म पर आगे ज्वाइन कैसे करना है, ये गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना, प्रेस कर देना इसको। तो आरएएस के लिए मैं कहूंगी 1 साल या 2 साल का बैच, 2 साल का कर ले। आरपीएससी का हम सबको पता है कितना टाइम लगाती है एग्जाम कंडक्ट कराने में, और 1 साल और 2 साल का जो प्राइस डिफरेंस है वो सिर्फ 1200 रुपए का है। 1 साल आपको 6300 रुपए का पड़ेगा, 2 साल का 7560 रुपए का। और ये कोड लगाने के बाद, तरुणा लाइव जो मेरा कोड है, इसको अप्लाई करने के बाद,
ठीक है, तो ये चीजें आप में से किसी को मेरे यूट्यूब चैनल का पता है, मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल है मेरा, देख रही हूँ मैं अभी, हाँ। तो आप लोग यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स कवर कराती हूँ, लर्न विद ट्रिक्स के साथ राजस्थान मैप कवर कराया जाता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, राजस्थान का मैप कवर कराया जाता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, पूरी प्लेलिस्ट जाके देखना, आप इंजॉय करने वाले हो। तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है, तो वो एक्सेसिबल बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, निधि, सुनील, कुलदीप, नचिता, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आप सभी लोग आरएएस के हैं, किसी ने अभी तक कोई क्लासेस नहीं ली है अगर, तो प्लस से जुड़ जाओ, आपकी प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी होगी, टॉपर्स आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए, अभी हाल ही में रुद्र प्रताप सर ने ज्वाइन किया है, तो वो भी पढ़ाएंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा एक ही छत के नीचे। आप बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, अलग अलग एजुकेटर से मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इतनी सारी फैसिलिटी ऑफलाइन में या बहुत जगह पे नहीं मिलती है, और ये बहुत रीजनेबल है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। 75-60 रुपीज 2 साल का है, मतलब 1 साल का कितना बैठेगा आप लोग बिठा लेना, मेरे ख्याल 500 रुपए भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है सिनेरियो। और कोई डाउट हो प्लस के रिगार्डिंग तो पूछ लीजिए। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आरएएस या आरपीएससी एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इनर प्लस सर्कल में 10,000 स्पेशल लर्नर्स हो। ठीक है, 10,000 मुझे स्पेशल लर्नर्स उसमें चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें, ये टारगेट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्री और मेंस में बच्चों जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपके क्लियर कर देती हूँ। जो आजकल पता नहीं क्यों पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास कि प्री की तैयारी अलग करनी है, मेंस की तैयारी अलग करनी है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब कि प्री के लिए अलग पढ़े, मेंस के लिए अलग पढ़े। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप लोग सिलेबस देखें। ठीक है, आप लोग सिलेबस देखें प्री का और मेंस का। ठीक है, तो जो टॉपिक्स बच्चों कॉमन है, जो प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, इनकी तैयारी तो एक साथ ही होगी, एक साथ ही होगी। फर्क कहाँ पे आएगा? ये जो लेवल 1 आप तैयारी करोगे, ठीक है, लेवल 1 जो तैयारी करोगे उसमें ये टॉपिक्स उसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, राजस्थान की नदियां तैयार करनी है, राजस्थान की नदियां, तो ऐसे तो नहीं होगा प्रीलिम्स के लिए अलग तैयार करोगे, मेंस के लिए अलग। नदी तो जहां से उद्गम है, जहां से ओरिजिन है, जहां पे एंड पॉइंट है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो इसकी सहायक नदियां हैं, और जो इसका मतलब कि कोई डैम बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, तो वो सेम ही रहने वाला है, वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, जो कंप्लीट सिलेबस कवर कर दे। सिलेबस नहीं है आपके पास चेतन? आरबीएससी की साइट से डाउनलोड किया जा सकता है सिलेबस, तो मैं दे देती हूँ, सिलेबस मेरे पास है, मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, हाँ, और हम पूरा ही सिलेबस कराएंगे, हिंदी मीडियम में भी प्री और मेंस का पूरा होगा, इंग्लिश मीडियम में भी पूरा ही करवाया जाएगा आपको। ठीक है, हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन, अपर्णा, इनोसेंट परी, नेहा, नरपत सिंह, नीतीश कुमार पाल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। इनोसेंट परी, परी इनोसेंट ही होती है, इनोसेंट लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये मैं पहले स्पेशल क्लास में करवा चुकी हूँ, एक बार दोबारा से करवा दूंगी। ठीक है, प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं और जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, जो आपको तैयार करने हैं। नमस्ते नेहा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जो आपको तैयार करने हैं 101, वाओ, गुड, वाओ। ठीक है, तो ये कभी मत सोचो कि आप देखो प्री प्री की तैयारी करके काम आरएस बन सकते हैं क्या? हम लोग नहीं बन सकते ना। तो प्री और मेंस की ऐसे अलग तैयारी कुछ नहीं होती है क्या? नदियों पे जब क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज का रट्टा मार के जाने से थोड़ी नदियां के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं पेपर में। नदी तो पूरी पढ़नी ही पड़ेगी, पढ़नी ही पड़ेगी, वही मेंस के लिए पढ़नी है। तो डिफरेंस क्या है इसमें? ठीक है, डिफरेंस क्या है? आरपीएससी की साइड बच्चे, आरपीएससी के साइड पे मिल जाएगा सिलेबस आपको आराम से। ठीक है, हाँ, ठीक है, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच। कौन सी क्लास देखी है आपने मेरी? कौन सी क्लास देखी है? ठीक है, वैसे मैं देखती हूँ, मेरे पास शायद है, मैं यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगी, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगी। हेलो विनेश, कल्पना, गुड इवनिंग एवरीवन, रिशपाल गुर्जर, गोकुल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये तो सबसे पहले अपने मन से डाउट निकाल दो, निकाल दो। ठीक है, अभी स्टार्ट हो चुका है, एक एक दो दो क्लास हुई है मेरे बैच की, अभी ज्वाइन कर लो। राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स टॉपिक करवाया है, तो ज्वाइन कर लो, वेट नहीं करो। नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं किया जाता। जब आरएएस एक तैयारी बड़े लेवल की कर रहे हो तो बड़े लेवल की बेस भी बनाना पड़ता है पीछे से उसके लिए। ठीक है,
अच्छा, डाउनलोड किए वो देख रहे हो 4 पार्ट। अच्छा, अच्छा, मतलब आप प्लस पे हो, इसका मतलब आप प्लस पे हो ऑलरेडी। अच्छा, अच्छा, अरे वाह, गुड। विनेश, सुभाष, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो प्री और मेंस के जो कॉमन सिलेबस है, उनकी कभी अलग तैयारी नहीं हो सकती, ये चीज़ आप मत मान के चलें, कि प्री के लिए अलग पढ़ोगे, मेंस के लिए अलग नहीं। जो कॉमन टॉपिक्स हैं, वो सेम ही पढ़ने हैं बच्चों। चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, राजस्थान की ज्योग्राफी हो, ठीक है, मैं देखती हूँ मेरे पास सिलेबस तो है। एक सेकंड डाउनलोड कर ही लेते हैं हम लोग। दिखा नहीं रहा है, एक सेकंड। हाँ, ये रहा ना, पीरियड सिलेबस है, रुको मैं देती हूँ आपको। हो जाएगा अभी डाउनलोड। नहीं नहीं, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आई है। नहीं नहीं नहीं, अभी कौन से फॉर्म, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीएफ की बात तो नहीं करे, हाँ 21 में ही होगा, अब तो यही चांसेस है, 21 में ही होगा। अब तो यही चांसेस लग रहे हैं, कोरोना भी बढ़ गए, 11 जिलों में 144 भी लगा दिए अभी तो, है ना। तो देखो बच्चों, ये सिलेबस है आपका, ठीक है। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। अब आप डाउनलोड कर लोगे चेतन, यहाँ से आपको स्पेशल क्लास के बाद आप डाउनलोड कर पाओगे, इसको डाउनलोड कर लेना। प्री का भी डाल दिया है मैंने, मेंस का भी डाल दिया, ठीक है। तो ये राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सेम है, प्री में भी मेंस में भी सेम है। इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स देख लेना, सेम मिलेंगे। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया देख लेना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स मिलने वाले हैं। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान देख लेना, सेम टॉपिक्स मिलने वाले हैं। पॉलिटी सेम टॉपिक्स है, ठीक है। तो आप कैसे इनकी अलग तैयारी कर सकते हो, मुझे ये समझ नहीं आता कैसे आप उसको बांट सकते हो, कि सिर्फ तैयारी लेवल 1 पे जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो सेम ही पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है जैसे स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छे तरीके से। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, लेवल 2 तैयारी पे आएगा, मेंस की तैयारी में। कब, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। सेकंड लेवल जो होता है तैयारी का, वो होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में इतना ही फर्क आएगा, कि लेवल 1 जो आपने टॉपिक पढ़ लिया है, एक में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, और मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो कभी भी मैं ये कहूंगी, कोई भी टॉपिक पढ़ो, इस लिहाज से नहीं पढ़ो कि ये मैं प्री के लिए राजस्थान की फिजियोग्राफी, ठीक है, राजस्थान की फिजियोग्राफिक जो भौगोलिक भाग है उसके, वो प्री के लिए अब पढ़ रहा हूँ, मेंस आएगा तो मैं अलग से पढ़ूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ इतना करना है, फिजियोग्राफी चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिफरेंस आएगा। प्री के लिए आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, और मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग सीखनी है। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? और कोई डाउट हो प्री मेंस के लिए मुझसे पूछ लो, ठीक है। ये मेरे पास बहुत कॉल्स आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये क्लास रखी है स्पेशल, इसीलिए मैंने कहा बता दूंगी बच्चों को सबको। कभी भी मेंस की अलग तैयारी किसकी होगी, मेंस की अलग तैयारी जो होगी, जो अलग तैयारी होगी मेंस की, वो उन टॉपिक्स की करनी है जो प्री में है ही नहीं, उनके आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करने, इतना ही डिफरेंस है। अब रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी प्री में है, मेंस में क्यों करोगे जब है ही नहीं सिलेबस में। तो इसको मेंस के लिए तैयार नहीं करना, ठीक है। दूसरा, और मेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं, जो प्री में नहीं है, तो उनको आप अलग से तैयार करोगे। इनके आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करने, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। इनकी आपको सीधा आंसर राइटिंग करनी है, 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर। जैसे कि सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये प्री में है ही नहीं, तो क्यों इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। टॉपिक पढ़ो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स प्री में है ही नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉमन टॉपिक्स देख लो कौन कौन से हैं, उसको तैयार कर लो। हेलो सबीना, रामकिशोर, किशाना, मीनाक्षी, गुड इवनिंग एवरीवन। समझ रहे हो मेरी बात, आपको समझ आ रही है? वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स देख लो, कौन से कॉमन है वो कॉमन तैयार कर लो, जौन से अलग है वो अलग तैयार कर लो। अगर इस डाउट में रह जाओगे प्री मेंस चक्करों में, तो तैयारी नहीं होगी आपकी कभी भी इस तरीके से। तो अलग कैसे है, पूरा 3 स्टेज से पास करना है हमें प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। समझ लो, ये पॉलिटिकल पार्टी, वही टाटा मैग्रो हिल पॉलिटी सारी पढ़नी है हमें, इसके अंदर वही आ जाएगी, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिर्फ मेंस में है, तो इसके हमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करनी। स्पोर्ट्स एंड योगा सिर्फ मेंस में है, प्री में है ही नहीं। बिहेवियर एंड लॉ सिर्फ मेंस में है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सिर्फ मेंस में है। आपको डिफरेंस समझ में आया प्री और मेंस का? समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको?
ठीक है, अब एक पेपर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकंड। मैं देखती हूँ मेरे पास प्रीलिम्स का कोई पेपर पड़ा हुआ हो तो पहले का, आरएएस प्रीलिम्स पेपर है तो सही, 2018, हाँ, 1 सेकंड रुको। हेलो शंकर लाल, गुड इवनिंग एवरीवन। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लो मुझसे, प्री और मेंस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, हिंदी इंग्लिश नहीं है, प्री में नहीं है हिंदी इंग्लिश, नहीं नहीं, लैंग्वेज का पेपर है ही नहीं प्रीलिम्स में सरिता, नहीं है बच्चे। ठीक है, हाँ, लैंग्वेज का पेपर नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज का पेपर नहीं है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही थी, क्वेश्चंस, रुको। इसमें माइंस एंड मिनरल्स के क्वेश्चंस थे। हाँ, डॉक्टर भल्ला मैम, एमसीक्यूज है क्या? लेनी है अब, इसलिए डॉक्टर भल्ला में है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं दिए हुए, उसमें आंसर्स का भी इश्यू है। धरोहर ले लो, धरोहर की आती है एक इंग्लिश मीडियम की बुक, वो ले लो। हेलो नेहा, गुड इवनिंग। ठीक है, धरोहर की आती है, या घटना चक्र की देख लेना, ये दोनों आती है इंग्लिश मीडियम में, तो वो चीज आप देख सकते हो, वो चीज आप देख सकते हो। ठीक है, अब प्रीलिम्स में देखो किस तरह के लैंग्वेज का काम पेपर में नहीं आते हैं क्या? लैंग्वेज के क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? दोबारा से बोलो, ये ढंग से लिखा नहीं गया शायद। दोबारा से पूछ लो सुमन, क्या पूछना चाह रहे हो? दोबारा से पूछ लो। ठीक है, हाँ, ठीक है, दोबारा से पूछ लो। अब देखो क्वेश्चंस, हिंदी मीडियम के लिए एमसीक्यूज की बुक ये वाली ले लो, अच्छी बुक है ये, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लक्ष्य वस्तुनिष्ठ 10,000 क्वेश्चन, मैं इसी से करवाती हूँ आपको एमसीक्यूज, ये वाली बुक ले लो। ठीक है, सही है, ये सही बुक है, अच्छी किताब है, इसको ले लो। एक आधा कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आपको गलत नहीं मिलने वाले। ठीक है, मोस्टली आपको गलत नहीं मिलने वाले, सही ही मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए धरोहर और घटना चक्र, ये किताबें हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो। ये क्रूड ऑयल जो है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से एरिया से प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप लिख दोगे बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी है? जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक है, या फिर मार्बल। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, उसको काट के ए, बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल हमें मिला है बाड़मेर सांचौर बेसिन से। ठीक है, नहीं नहीं, मैं सारे पढ़ाऊंगी, सारे पढ़ाऊंगी, सारे पढ़ाऊंगी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स वेथिक्स, सब सब करेंगे हम कवर। ठीक है, सारे ही करवाऊंगी मैं, पिछली बार भी मेंस में मैंने सारे ही कवर कराए हैं, सारे ही कवर कराए। आप पिछले वाले मेरे बैचेस जाके देख सकते हो, आरएस मेंस 2018 के पढ़े हुए मेरे कोर्सेज, प्रीवियस कोर्सेज में जाके आप देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको, कंप्लीटेड में या ऑल कोर्सेज में। ठीक है, हाँ, वाहे गुरु, गुड इवनिंग, विष्णु गुड इवनिंग, महावीर प्रसाद गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है बच्चों, ये चीज है। अब मिनरल्स पे मेंस में क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, मेंस में। अब मिनरल्स को आप ये नहीं कर सकते कि मैं प्री के लिए अलग पढ़ूंगा मेंस के लिए अलग पढ़ूंगा, कैसे कर सकते हो इसको? एक और पीडीएफ लेते हैं जिसमें आपको पता चले कि मिनरल्स पे यहाँ उन्होंने बस फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, इसके लिए टॉपिक तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते मैं प्री के लिए बस लाइनें रट के चला जाऊं, फैक्ट फैक्ट याद करके चला जाऊं, नहीं बात बनेगी आपकी, उससे अटक जाओगे कहीं ना कहीं। अगर एक भी क्वेश्चन उन्होंने मेंस का इधर उधर का दे दिया तो अटक जाओगे आप। ठीक है, अब इसका मैं मेंस का पेपर डाउनलोड करती हूँ, एक रुको, मेंस का पेपर किए तो हैं आज मैंने डाउनलोड आप सबके लिए, रुको। हाँ, गुड इवनिंग पिनल, गुड इवनिंग। कहाँ गए क्वेश्चन पेपर? हाँ, क्या कह रहे हो हिमांशु?
एक सेकेंड। आरएएस मेंस सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग मार्किंग सिस्टम बता दो। मार्किंग सिस्टम ऐसे टॉपिक के अकॉर्डिंग है ही नहीं, है ही नहीं। बहुत ज्यादा पार्ट्स के अकॉर्डिंग है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उस तरीके से आएगा जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, ऐसे टॉपिक के अकॉर्डिंग मार्किंग सिस्टम दिया ही नहीं हुआ। इंग्लिश का पेपर अलग से होता है, हाँ लैंग्वेज पेपर है ना, अलग से होगा लैंग्वेज वाला पेपर। बिल्कुल बिल्कुल, लैंग्वेज वाला पेपर अलग से होगा। ठीक है, अब ये मैथ्स पहले आता था, अभी तो आता नहीं है, ये पुराना पेपर है, अब तो नहीं आता है मैथ्स। ठीक है, इंग्लिश का और हिंदी का इकट्ठा पेपर होता है, पेपर 4, पेपर 4 चौथा पेपर। ठीक है, चौथा पेपर होता है। इसमें देख रही हूँ कहीं ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिल जाए मुझे, राजस्थान ज्योग्राफी के, फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ ये क्वेश्चन मैं दिखाना चाह रही थी, ये क्वेश्चन मैं दिखाना चाह रही थी। देखो, हेलो वंदना, आरिफ आलम, गुड इवनिंग। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ लिया, राइट द नेम्स ऑफ मेजर नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन कर सकते हो बिना मिनरल्स को टॉपिक को डिटेल में पढ़े, जबकि इसको ध्यान से पढ़ लोगे ना तो इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा मिनरल नॉन मेटेलिक मिनरल है, और फिर वो नीचे ऑप्शन दे देंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल में कौन सा है, माइका आएगा, टंगस्टन आएगा, आयरन आएगा, या फिर गोल्ड आएगा। ठीक है, तो जब आपको मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स मुंह जबानी याद होंगे, जब आपको ये चीजें, जब आपको रटी हुई होंगी, जब आपने मेंस की तैयारी कर रखी होगी, तो प्री का क्वेश्चन सही नहीं करके आओगे क्या? बताओ मुझे, आप 1 मिनट में बता दोगे नॉन मेटेलिक माइका है। ठीक है, तो अलग तैयारी नहीं होती, इस डाउट को तो निकाल दो, मैंने इसीलिए ये क्लास रखी है। हिंदी 120 की है, हाँ जी, और इंग्लिश 80 नंबर की है। ठीक है, ऐसे कैसे आप अलग कर सकते हो इसको? अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन सेंसस है, सेंसस के ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, जनसंख्या के ऊपर उन्होंने क्या पूछ लिया, 4 जिले बता दो जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, अरेंज कर दो उनको। कौन से एरिया के अंदर स्केड्यूल्ड कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, कौन से एरिया में स्केड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, स्केड्यूल्ड कास्ट का राजस्थान में भारत के मुकाबले कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है। नहीं नहीं, वो राइटिंग में आएगा, लैंग्वेज में एमसीक्यू नहीं आते, वो 2-2 नंबर के देंगे, जैसे संधि विच्छेद हो गया, इस तरीके के। वो 4-4 ऑप्शन देके आपको आंसर लिखना होगा, ऑप्शन नहीं आएगा, एमसीक्यूज तो नहीं आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो प्री का नहीं है ना। एमसीक्यू सिर्फ प्रीलिम्स में आएंगे, मेंस में नहीं आएंगे। लैंग्वेज का पेपर मेंस का पेपर है, पेपर नंबर 4। ठीक है, हाँ ऐसा है। अब इन्होंने अगला क्वेश्चन क्या दे दिया, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया, कंपेयर द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन राजस्थान एज पर सेंसस 2011। 2011 के मुताबिक मेल लिटरेसी कितनी है, फीमेल लिटरेसी कितनी है। अब आपसे नंबर पूछ लिया, अगर इसी का एमसीक्यूज बनाएंगे तो, हेलो अंजना, वेरी गुड इवनिंग, इसी का एमसीक्यूज बनाएंगे तो क्या दे देंगे, मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी कितनी है, बस आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 70% या 50%, 50 या 80%। जब आपने रट्टा मार रखा होगा, मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रखी होगी कि मेल्स और फीमेल लिटरेसी रेट 70% है और 50%, तो एमसीक्यूज करने में आसानी होगी या नहीं होगी, मुझे एक बात बताओ। जब आपको रटी हुई होगी वो चीज, तो एमसीक्यूज करने में आसानी होगी या नहीं होगी? ठीक है, कैसे आप रट्टा मार के प्रीलिम्स और मेंस को अलग कर सकते हो, कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप कर लो। प्रीलिम्स और मेंस का सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो सिलेबस में मेंस का अलग सिलेबस है, उसके आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर। एक बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं है। समझ लो मेरी बात। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिर्फ आपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रखी हो, आपने तुक्के से याद कर रखा हो, मतलब मान लो हल्का फुल्का याद रह गया, लेकिन मेंस में जब लिखने आएगा तो एग्जैक्ट नंबर आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, आप मतलब कि अगर मेल की मान लो 74.5% है, ठीक है, और एक को अंदाजे से याद है, किसी ने प्रीलिम्स की तैयारी की है, वो लिख के आ जाएगा 72%, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं आता है, और एक बच्चा लिख के आएगा 74.5%, ज्यादा नंबर किसको मिलेंगे, किसको ज्यादा नंबर मिलेंगे बताओ, ए वाले को, बी वाले को, जो एग्जैक्ट लिख के आएगा, या किसको मिलेंगे ज्यादा नंबर इसमें? जिसको ये फिगर एग्जैक्ट याद होगा उसी को मिलेंगे, नेचुरल सी बात है।
ठीक है, तो कभी भी प्री और मेंस में एक डिवीजन मत बनाओ, डिवीजन सिर्फ सिलेबस का है। ठीक है, तो सबसे पहले तैयारी का तरीका होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट्स करने हैं, प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट जो कि आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, जैसे राजस्थान जीके, जैसे इंडियन पॉलिटी, ठीक है, और जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो कॉमन सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करो ताकि आपको वो डाउट नहीं रहे कि मेरी प्री की तैयारी नहीं है या मेरी मेंस की तैयारी नहीं है। उसके बाद आप तैयारी करो, साथ साथ बीच बीच में शुरू कर सकते हो पेपर 4, मैं अक्टूबर से स्टार्ट कर दूंगी पेपर 4, इंग्लिश और हिंदी, जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। पेपर 1 2 3 में जितनी मेहनत लगेगी ना तैयार करने में मेंस का, उसका 1/4 हिस्सा लगेगा पेपर 4 को तैयार करने में, और नंबर तीनों पेपर से ज्यादा पेपर 4 में ही आने हैं, और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। लोग सोचते हैं हमारी तो इंग्लिश अच्छी है, हम तो कर लेंगे लास्ट में 10 दिन में, हमारी तो हिंदी अच्छी है, हम कर लेंगे, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं ना तब पता चलता है कितनी अच्छी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो हिंदी के शब्द नहीं आते 10 नंबर का क्वेश्चन लिखते हुए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को 10 नंबर का कोई इंग्लिश का ऐसे लिखना है तो उसके शब्द नहीं मिलते पेपर में, ये हालत होती है बच्चों की, मैं बता रही हूँ आपको। तो मैं ये कहूंगी इन 3 पेपर के मुकाबले पेपर 4 पे ध्यान देना शुरू कर दो, पेपर 4 पे ध्यान देना शुरू कर दो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं अक्टूबर से स्टार्ट कर दूंगी पेपर 4। अभी हमारा राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करें, आप लोग ज्वाइन करें प्लस को, जो प्लस पे नहीं है। हेलो अनुपमा, संजू, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, सही तरीके से चलोगे सही तैयारी होगी, और गलत तरीके से चलोगे तो गलत ही होगी फिर। ठीक है, ऐसे आपको तैयारी करनी है। फिर आप आ जाओ पेपर 1 2 3 के जो मेंस के अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करो, और उनके साथ साथ जितना अभी तक तैयार कर चुके हो बेस, इसको रिवाइज करना शुरू कर दो, इसको रिवाइज करना शुरू कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, और कोई डाउट हो आप पूछ लो मुझसे, और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ, नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स के बारे में पूछा है, इसमें थोड़ी सी कलाकारी दिखा सकते हैं। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स, या तो पेयर बना के दे देंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे सुपीरियर लेक है, मिशिगन लेक है, कौन सी लेक है, ऐसे करके पेयर बना के, उसमें आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है, एमसीक्यूज में इतना ही फर्क है। यहाँ तो आपको पूरा लिख के आना है। कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है मेंस के आंसर कैसे बनाया जाए, इस आंसर को खूबसूरत कैसे बना सकते हो आप लोग, आप लोग एक तो इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो, लोकेशन बता सकते हो, नाम बता सकते हो, इंपॉर्टेंस, और तब भी मैं कहूंगी पूरा नहीं आ रहा हो, कुछ भी अगर नहीं याद हो, कम से कम नॉर्थ अमेरिका का नक्शा तो बना के आना पेपर में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का नक्शा बना के, और आपको पता होगा कि इस साइड पे ये 5 लेक्स हैं, सुपीरियर, ओरी, इरी, क्या नाम है उन सबके, मिशिगन, ठीक है, तो वो यहाँ पे मैप बना के आओगे तो आधा या 1 नंबर तो वो एग्जामिनर देगा ही देगा आपको। ठीक है, तो मेंस में मैप की, डायग्राम की बहुत वैल्यू होती है, और पॉइंट फॉर्म में लिखने की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर है सबको? ठीक है, सिमिलरली क्लाइमेट का क्वेश्चन है, BSHW टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, वो प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन क्या बना देगा, इसके फीचर्स दे देगा, वो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा BSHW के, आपको छांटना होगा कौन सा सही है। एमसीक्यूज में बस इतना ही है, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, मेंस में हिंट नहीं मिलेगा, पूरा लिख के आना होगा आपको। हेलो सुप्रीत, गुड इवनिंग, हेलो योगेंद्र, गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो हवा नहीं बनाओ मेंस को। अभी मेंस में क्या चल रहा है बच्चे, नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स पढ़ी नहीं होगी उन्होंने, वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, कवर नहीं किया होगा, लेकिन बच्चों को करना क्या है, आंसर राइटिंग करना क्या है उनको, आंसर राइटिंग। पहले टॉपिक तो पढ़ो, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस तो करो। जब जब सिलेबस पढ़ रखा होगा, जब कंटेंट तैयार कर रखा होगा, तो आंसर राइटिंग तो अपने आप हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी आंसर राइटिंग। कैसे नहीं होगी आंसर राइटिंग? 10वीं के पेपर नहीं दिए, 9th के पेपर नहीं दिए, रट्टा मार के जाते थे, क्वेश्चन का आंसर आते थे, वही तो लिख के आते थे। अब इसमें मैं क्या आंसर राइटिंग आपको कराऊंगी, नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स पूछी है। अब बच्चे क्वेश्चन किसमें है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पेपर उठा के देख लेना 2018 का भी, उसमें भी अच्छा खासा पोर्शन स्टैटिक क्वेश्चन का मिलेगा ही मिलेगा, स्टैटिक क्वेश्चन का पार्ट मिलेगा ही मिलेगा। हेलो दीपक, आप इतने टाइम के बाद दिख रहे हो मुझे, आप तो प्लस लर्नर हो ना, इमेज टीपी देख के लग रहा है मुझे शायद से, है ना?
है ना? हाँ, अच्छा, हाँ, पूरी पढ़नी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। लक्ष्य वैसे पढ़नी पड़ती है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। जो सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे पेपर 1 वॉल्यूम 1 है इसका, जिसमें राजस्थान भूगोल, हिस्ट्री वगैरह दिया हुआ है, ठीक है? और जो 2 है, सेकंड पार्ट जो है, उसके अंदर इकोनॉमिक्स वगैरह, वो लेटेस्ट वाला डेटा पढ़ना होता है। लाइन टू लाइन नहीं पढ़ी जाती कभी भी पूरी, ठीक है? तो जो सिलेबस में टॉपिक है, उसको तैयार करो, टिक मार्क करते चले जाओ कि ये हमारे सिलेबस में, वर्ड टू वर्ड तो कभी कोई बुक नहीं पढ़ी जाती, ठीक है? ऐसे ऐसे करना है। हेलो सुमन, सुमिता, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो ये देखो ना, स्टैटिक पोर्शन पे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे ध्यान ही नहीं देते पेपर में, ध्यान ही नहीं देते, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा एनालिटिकल क्वेश्चन हो सकता है, इसको मान सकते हैं हम कि भारतीय मानसून पर ला नीना के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब उसने इसमें डिटेल आपसे पूछ ली है, तो इसमें आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि ला नीना जब इफेक्ट होगा, तो भारत में मानसून सीजन में ज़्यादा बारिश होगी। तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज़्यादा बारिश कैसे होगी। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये स्टैटिक क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन पूछ लिया है आपसे। तो इस तरह के क्वेश्चन में इतना तो बता सकते हो, ज़्यादा बारिश होती है, थोड़ा-सा वो वर्ल्ड मैप बना के आ सकते हो, यहाँ से हवाएँ चलती हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है, और थोड़ा-सा इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको आता है तो। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर्स पहले वाले देखो, उनका एनालिसिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं स्पेशल क्लास ले लिया करूंगी, जिसमें हम एक-एक पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस कर लेंगे, और आंसर भी मैं बता दिया करूंगी कैसे हमें तैयार करने हैं। हेलो सुमन, सुमिता, पंडित, अरुणेश, मुमताज, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा। लिग्नाइट कोल राजस्थान में कहाँ-कहाँ मिल रहा है? मैं बता रही हूँ, मिनरल्स जो टॉपिक है ना, प्री के लिए और मेंस के लिए 7 स्टार टॉपिक है, 7 स्टार टॉपिक है। तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ-कहाँ पे है राजस्थान में, राजस्थान का मैप बनाओगे ना, लिग्नाइट कोल्स की माइंस के नाम भी लिख के आओगे और जिला लिख दोगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, तब भी नंबर मिल जाएंगे। और यूजेस बता दो, इंडस्ट्रियल यूजेस कौन-कौन से हैं। अब इसके अंदर क्या आंसर राइटिंग की जरूरत है? इसके अंदर आंसर राइटिंग की जरूरत है। इस क्वेश्चन में एक नक्शा बनाना है आपको, उन 4 जगह के नाम लिखने हैं और इसके यूजेस के नाम बताने हैं। कैसे आंसर बदल जाएगा आपका? ठीक है, परेशान हुए रहते हैं आंसर राइटिंग। पहले टॉपिक तो सिलेबस तो तैयार करो, तभी तो आंसर राइटिंग होगी। ठीक है, तो एक तो बच्चे जो आपका डाउट था कि प्री और मेंस अलग-अलग हैं, प्री की मेंस की अलग-अलग करें, तो वो मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। दूसरा, आंसर राइटिंग। ठीक है, तो आंसर राइटिंग का यही है, सिलेबस तैयार कर लो, कंटेंट पढ़ लो, उसके बाद आंसर राइटिंग पे आ जाओ। इतने जब तक प्रॉपर आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करते, करंट अफेयर्स थोड़े साथ-साथ देखते रहो। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो मुझसे। ये क्या क्वेश्चन है, ऊपर चला गया है। डिवाइड कोस्टल प्लेन्स, भारत के तटीय मैदानों को उपविभागों में विभाजित कीजिए और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भारत ज्योग्राफी का है, इसमें आप मैप बना के आ सकते हो इंडिया का, ठीक है? और वो जितने भी तट है, वो सारे नाम लिख के आ सकते हो। इनकी विशेषताएं क्या बता सकते हो? तट पे जो नैरो है, ब्रॉड है, कहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी है, पश्चिमी साइड है, पूर्वी साइड है, ये सारी विशेषताएं हैं, आप बता सकते हो। ये सारे क्वेश्चन कहाँ से हुए? अच्छा, किताबों के पीछे पागल हुए रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी देखोगे, सब क्वेश्चन है उसके अंदर, सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। किताबों के पीछे पागल हुए रहते हैं बच्चे। तो बुक लिस्ट पे मैंने अभी एक थोड़े दिन पहले ही स्पेशल क्लास ली है, वो जाके देख लेना, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर देना। हर सब्जेक्ट टॉपिक की मैंने बुक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है? तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। क्लियर है सबको? तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या आंसर राइटिंग सिखाऊंगी आपको? इसमें क्या आंसर राइटिंग होगी? इसमें भारत का नक्शा बनाना है, इन तटों के नाम लिखने हैं, कोरोमंडल है, मार्मा गोवा है, ये है, वो है, और इनकी विशेषताएं बतानी है। विशेषताएं क्या, किस चीज का कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। पश्चिमी साइड के जो है, यहाँ पे पोर्ट बड़े आराम से बन सकते हैं, इधर पोर्ट बनने की फैसिलिटी थोड़ी सी कम होती है। ये मैं एनसीईआरटी का ही आंसर बता रही हूँ, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, यही लिख के आ जाओ, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? समझ आ रहा है आप लोगों को? अब क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान जीके प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, भील जनजाति के, एक सेकेंड, हैबिटेट। गुड इवनिंग धनेश, वेरी गुड इवनिंग। हेलो अमित, गुड इवनिंग। इतने टाइम के बाद देख रहे हो अमित को भी। आज तो सब पुराने स्टूडेंट्स आए हैं, दीपक, अमित,
और सोसाइटी ऑफ भील ट्राइब ऑफ राजस्थान। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप? भील ट्राइब ऑफ राजस्थान, इसके ऊपर क्वेश्चन आया। अगर आपने भील ट्राइब पढ़ रखा होगा, मैं कह रही हूँ लक्ष्य वाली राजस्थान जीके से पढ़ रखा होगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे के आ पाओगे? भील जनजाति कहाँ पे मिलती है? उदयपुर में मिलती है, भिलवाड़ा में मिलती है, कहाँ पे? इकोनॉमी, उनकी आय का साधन क्या है? ठीक है, उनके समाज के रीति रिवाज, कैसे वो लोग रहते हैं, कुछ तो विशेषताएं होंगी, कुछ उनके डांसेस होंगे, कुछ उनके बारे में होगा। लिख के नहीं आ सकते क्या ये चीजें? ये चीजें लिख के नहीं आ सकते? कितना आसान है ये मुझे नहीं पता पुलिस वाला एग्जाम कब होगा। नहीं नहीं, ये तो मुझे, मैं पता रखती नहीं हूँ उन चीजों का। ठीक है, तैयारी कर लो, नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, पता चल ही जाएगा। ठीक है, हाँ, उसका आइडिया नहीं है मुझे पुलिस वाला पेपर कब हो। ये कांस्टेबल वाला पूछ रहे हो, कौन सा पूछ रहे हो? ठीक है, कांस्टेबल वाला तो 6 नवंबर है ना डेट, एक्सटेंड तो नहीं किया अभी? वो अभी उसकी तो आई हुई है। पता नहीं भाई, बाकी आरपीएससी जाने, इतना पता नहीं होता। स्टैटिक और फैक्चुअल क्वेश्चन में डिफरेंस है। मींस स्टैटिक आंसर का मीनिंग क्या है? स्टैटिक आंसर का मतलब है कि जो आप भील ट्राइब्स के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है, जो तटों के बारे में आपने पढ़ लिया, जो मिनरल्स के बारे में आपने पढ़ लिया, वो चीज है। ठीक है, वो है, और क्या है? यही है स्टैटिक मतलब, जो ट्रेडिशनल, जो मतलब फैक्ट है। स्टैटिक और फैक्ट एक ही है, अलग नहीं है, बोल सकते इसको। ठीक है, तो उसका कोई अलग मतलब नहीं है। स्टैटिक का मतलब जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं वो आप तैयार कर लो। ठीक है, एक होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल पूछ लेंगे भारत और चीन के संबंधों के बारे में आप क्या जानते हो, कैसा आपको लग रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं, भारत पाकिस्तान रिलेशन किस दिशा में जा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। वो होता है एनालिसिस। ठीक है, और वो एनालिसिस भी, एक बात बता दूं, जब तक फैक्ट नहीं आएंगे ना, वो एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे। जब तक वो फैक्ट्स तैयार नहीं करोगे तब तक एनालिसिस भी नहीं करोगे। एक फैक्ट में हिमांशु ये भी डिफरेंस समझ सकते हो, मतलब फैक्ट वो होते हैं जो न्यूज़पेपर से हम लोग कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जब भी बात करते हैं, आरएएस जब भी बात करते हैं, बिना फैक्ट के बात नहीं करेंगे। आरएएस आईएएस ऑफिसर, उनकी कभी चैट सुनना, जो जो चीज बोलेंगे उसके पीछे एक रीजन हमेशा देंगे, फैक्ट्स पे बात करते हैं। न्यूज डिबेट सुनी है कभी? वो एंकर बोलती रहती है फैक्ट पे बात करो ना, फैक्ट पे बात करो ना, वो यही फैक्ट होते हैं कि आपको एक प्रूफ देना है, साथ में आपको डेटा देना है। फैक्ट का मतलब है डेटा। राजस्थान के पिछले साल की इनकम इतनी थी, अभी इनकम इतनी हो गई है। पहले जो है माल नरिश्ड लोग इतने थे, अब इतने हो गए। लिटरेसी कम थी, अब ज्यादा हो गई। ये होते हैं फैक्ट। ठीक है, और स्टैटिक मतलब राजस्थान जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जो बदल नहीं सकता। राजस्थान की ज्योग्राफी जैसी है वैसी रहेगी, उसको स्टैटिक बोलते हैं। अभी समझ में आया स्टैटिक और फैक्चुअल में डिफरेंस? अभी पता चला क्या डिफरेंस है स्टैटिक और फैक्चुअल में? तीन चीजें आप बोल सकते हो इसको, स्टैटिक, फैक्चुअल और एनालिटिकल। ठीक है, और स्टैटिक के अंदर फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, और एनालिटिकल। क्लियर है सबको? अब डर निकल गया ना राइटिंग का, निकल जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो पहले मैं, ये मेरा कहने का मतलब ये, स्टैटिक पोर्शन तो तैयार करो, एनालिटिकल के चक्कर में स्टैटिक को भी खो के बैठे हुए हो, मतलब वो भी नहीं तैयार कर रहे हो। ठीक है, वो भी नहीं तैयार कर रहे हो, ये कहने का मेरा मतलब है। और पेपर देख लेते हैं अगर मिल जाते तो जल्दी जल्दी। पेपर 2 आरएस मींस, पेपर 3 देख लेते हैं, या पेपर 1 भी देख लेना चाहिए था, हिस्ट्री का पेपर है वो, अच्छा पेपर होगा। क्लियर है सबको? और कोई डाउट हो तो पूछ लो। बस मैंने ये क्लास इसीलिए ली थी कि छोटे से आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? इसमें क्या एनालिसिस करोगे, मुझे एक बात बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ एनालिसिस बनता है? राइट टू प्रॉपर्टी हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आज उसकी क्या स्थिति है, ये लिख के आना है आपको। ये फैक्ट है, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको करना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा उसने एनालिटिकल पूछ लिया है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ, ये क्या नाम है, याके तेरिनबर्ग सम्मेलन, समिट। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस, रिलेवेंस मतलब इसकी विशेषता क्या है,
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, करंट अफेयर, उस टाइम हुई होंगी ये सबमिट, इसलिए क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। इसकी विशेषता क्या है, अब आपको अपना एनालिटिकल काम आएगा क्या, वो भी न्यूज़पेपर में दिया आता है, जब न्यूज़पेपर में सबमिट के बारे में आएगा ना, तो इसकी विशेषता जरूर दिए मिलेंगे वो, कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो विशेषता आपको लिख के आनी है, एक बस एक दो विशेषता लिख दो, हो गया काम खत्म। ये इसको बोल सकते हो आप एनालिटिकल, थोड़ा सा एनालिटिकल, ठीक है। और ये फैक्ट कहाँ से कलेक्ट होगा, ये फैक्ट कलेक्ट होगा न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर्स से, ठीक है। जो कि आपको सूजस मैगजीन पढ़ोगे या क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, मूमल में लोग पढ़ोगे, उसके अंदर मिल जाएंगे आपको ये फैक्ट्स। अगर न्यूज़पेपर से तैयार करने वहां से कर सकते हो, या फिर यूपीएससी वाले करंट अफेयर्स कर सकते हो। यूपीएससी के इतने वीडियोस चल रहे हैं अनअकैडमी पे, किसी भी एजुकेटर को फॉलो करना शुरू कर दो, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है सबको यहाँ तक, क्लियर है या नहीं? अच्छा रितु ने इसका भी लाइव भेजा है, इसमें भी 131 लाइव है, हाँ थैंक यू, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछे हैं, रिलेवेंस ऑफ G20। तो इसमें ये नहीं पूछ रहा G20 क्या है, G20 के कितने सदस्य हैं, G20 की प्रासंगिकता, वो आज के टाइम में G20 क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हमारा सार्क चल रहा था, ठीक है, सार्क और वो बिम्स्टेक हमने शुरू किया था, बिम्स्टेक, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं सार्क की क्या प्रासंगिकता है, तो सार्क की जो प्रासंगिकता क्या बोलते हैं उसको आप, रिलेवेंस जो बोल रहे हैं हम लोग, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सार्क की तो बहुत कम इंपॉर्टेंस रह गई है, और भारत ने अपना माइंड जो है चेंज कर दिया, बिम्स्टेक की तरफ ज्यादा चले गए, पाकिस्तान को साइडलाइन करने के लिए। ये आपको लिख के आना होता है, ये रिलेवेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये चीज है। फिनोमिनन ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन राजस्थान, इसको एनालिटिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसको मुश्किल क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं, कि जैसे जो कास्ट है उनका कैसे राजनीतिकरण किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान की डिटेल किसी पॉलिटी वाली किताब में और या न्यूज़पेपर में या नेट से कलेक्ट करने वाला क्वेश्चन है, इसको मुश्किल क्वेश्चन हम थोड़ा सा बोल सकते हैं, ठीक है। ये एनालिटिकल और मुश्किल क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और स्टैटिक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, यूपीएससी के यूपीएससी की जिस पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है, मतलब चार वो फैक्टर्स बताने हैं जिनके बेसिस पे प्रेसिडेंट यूपीएससी के मेंबर को हटा सकता है। तो ये तो स्टैटिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको क्यों नहीं रटते हो आप लोग, क्यों नहीं रट्टा मारते हो इसका, ये पके पकाए नंबर है, मिलने वाले नंबर है। ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट में तो उलझ जाओगे, इसके अंदर आपको सेलेक्टिव बनना है पेपर में, कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से करनी है और कौन सी चीज में ये 5 नंबर का ये ऐसा लिख जाओ कि 2.5-3 नंबर मिल जाए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर, ये ऐसा कर रहा हो कि 5 में से 3.5 नंबर दे दे, वो पूरे 4 पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट सही पॉइंट लिख के आओ, सही पॉइंट लिख के आओ, समझ रहे हो। द हिंदू कर लो, अनअकैडमी पे आता है, सुबह सौरभ पांडे सर पढ़ाते हैं, उनका एक वीडियो देख लो, हो गया। हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन भी लोगे तब भी काफी चीजें हो जाएगी क्लियर, ठीक है। और कोई बहुत ज्यादा वो मेरे ख्याल से पीडीएफ वगैरह भी देते ही होंगे शायद से, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन देते होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज। तो आप डिफरेंस करना सीखो, हवा नहीं बनाओ मेंस को, हवा नहीं बनाना है मेंस की, मेंस हो गया, मेंस हो गया, पता नहीं क्या हो गया भाई, पागल ही हुए रहते हैं बच्चे, एक तो आंसर राइटिंग के पीछे और एक इन सब चीजों के पीछे, ठीक है। क्लियर है सबको मेरी बात या नहीं? अब देख रहे हो पेपर का एनालिसिस करना, कितने स्टैटिक क्वेश्चन है। मेजर फंक्शन ऑफ नीति आयोग, 4 फंक्शन ऑफ नीति आयोग, जब नीति आयोग बना था अखबारों ने भर दिया, मैगजीन्स ने भर दिया नीति आयोग क्या क्या काम करेगा, तो 4 फंक्शन लिख के नहीं आ सकते, अगर याद होंगे तभी तो लिख के आओगे, अगर सिलेबस किया होगा। इसमें मैं क्या आंसर राइटिंग कराऊंगी आप लोगों को, मुझे एक बात बताओ, जो काम है नीति आयोग वही करेगा, जो प्लानिंग का काम है इसका वो प्लानिंग करेगा, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन देख लो, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाए उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो ये पॉलिटी की किताब में लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अब ये याद होगा तो उतार के नहीं आओगे, जैसे 10वीं की क्लास में करके आते थे, जैसे 10th क्लास में करते थे। क्या डिफरेंस है, मुझे डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, 2018 में जिस तरीके से पेपर का ट्रेंड बदला था, हेलो समीर गुड इवनिंग, इस बार भी बदलेगा, ठीक है। लेकिन उसके चक्कर में जो स्टैटिक पोर्शन है उसको मत खो, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। उसको क्यों नुकसान कर रहे हो, मिलने वाले नंबर है, हाथ में आने वाले नंबर है, क्यों इन नंबरों का नुकसान कर रहे हो इनके चक्रों में,
समझ रहे हो मेरी बात? एनालिटिकल भी करना है, वो भी करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। सही है। हेलो अंशुमन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्लियर है? आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ये देखो, ये क्वेश्चन आ ही गया, सार्क का ही क्वेश्चन आ गया, उस टाइम चल रहा होगा ये। वर्तमान में सार्क के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर से आया है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को लिख पाओगे। पर इसको लिखने के लिए भी वो पॉइंट ब्रेन में तो होने चाहिए ना, वो पॉइंट याद तो होने चाहिए आपको। आपने नोट्स बनाए होंगे, किसी का द हिंदू का वीडियो देखा होगा, तब भी आप इस क्वेश्चन को लिख पाओगे। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, क्या चुनौतियां हैं? ये चुनौतियां हम एनालिसिस कहाँ से बनाएंगे? ये एनालिसिस जो अखबारों में एडिटोरियल आता है वहां से बनता है। कोई एक मैगजीन फॉलो करोगे, वहां से भी बन जाएगा, प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी मैगजीन। समझ रहे हो मेरी बात? ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। चाइना की जो साउथ चाइना सी में एक्टिविटीज है, उसमें इंडिया के रिस्पॉन्स की विवेचना कीजिए, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से बनते हैं? ये न्यूज़पेपर से बनते हैं, ये न्यूज़पेपर से बनते हैं। जो बहुत सारे लोग एडिटोरियल में अपने विचार देते हैं, उनके एनालिसिस के पॉइंट्स हमने नोट करके अपना खुद का आंसर फ्रेम करना होता है। समझ रहे हो? बातें मेरी कुछ आ रही है समझ में? ठीक है। तो प्री और मेंस आज की क्लास से क्या समझे हो? एक और सेशन ले लूंगी प्री और मेंस का, एक और सेशन ले लूंगी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये बीच में 3-4 एनालिटिकल क्वेश्चन दे दिए, मान लो 25 नंबर के दे दिए। बच्चे इस 25 नंबर के एनालिटिकल के क्वेश्चन में जो स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको दिखाया है, क्या 25, अगर 25 नंबर का एनालिटिकल है तो 30 नंबर का स्टैटिक पोर्शन नहीं आया है क्या पेपर में? आया है। हम सब लोग उसको इग्नोर करते हैं, हम सब लोग उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बना लो तो आपको हेल्प मिलेगी पेपर में। हाँ, नोट्स बना लो, बना सकते हो नोट्स, अच्छा रहेगा। छोटे छोटे कीवर्ड्स टाइप जस्ट नोट्स, ये नहीं कि मैं यहाँ जाता हूँ वो वहां आता है, इतने बड़े बड़े शब्द लाइनों के नोट्स नहीं बनाने, कीवर्ड्स के नोट्स बनाने आपको। ठीक है, एक दिन नोट्स पे भी सेशन ले लूंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब बच्चे भूल जाते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ पुंछी कमीशन। रिकमेंडेशन ऑफ पुंछी कमीशन, ये स्टैटिक क्वेश्चन है या एनालिटिकल क्वेश्चन है? बताओ मुझे, ये स्टैटिक है या एनालिटिकल है? किस में आएगा ये? एस एन राव, स्वरूप, आरती, गुड इवनिंग एवरीवन। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन कहाँ दी हुई है? लक्ष्मीकांत में दी हुई है। दिक्कत क्या है? हम पढ़ते नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर याद होगी पुंछी कमीशन ने क्या क्या कहा है, तो क्या हम नहीं लिख के आ पाएंगे पेपर के अंदर? स्टैटिक का क्वेश्चन है, इग्नोर कर देते हैं इसको, आंसर राइटिंग में खोए रहते हैं बच्चे। ऐसा होता है आप में से किसी के साथ? मतलब मेरे पास जो कॉल्स आती है, मैं तो उसके बेसिस पे बता रही हूँ बच्चों की। ऐसी फीलिंग है कि जो उलझे हुए रहते हो मेंस की आंसर राइटिंग में, याद करने में, और जो मेन सिलेबस है उसपे से ध्यान हट ही जाता है, मुझे जो लग रहा है, मुझे जो लगता है बच्चे ऐसा करते हैं शायद से। कौन कौन करता है आप में से? थम्स अप देके बताओ मुझे, कौन कौन अभी तक उलझे पड़े हैं इसी चक्करों में? ठीक है, 67%, 40% करते हैं। ठीक है, चलो 40% का डाउट तो क्लियर होगा। ठीक है, आप रिफ्रेश कर लो, आपकी साइड से नेटवर्क एरर होगा, रिफ्रेश कर लो प्लीज। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब निकल आए सरिता, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर एक भी बच्चे का डाउट निकल जाता है, मेरी तो स्पेशल क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी, मेरी तो स्पेशल क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी। और ये सारी चीजें मैं आपको प्लस पे कराऊंगी। ठीक है, मेंस के प्लस के टाइम पे मैं आपको ये सारी चीजें करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग जो बच्चे नहीं हैं वो ज्वाइन कर लो, आपको नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको प्लस ज्वाइन करके। इतना इकोनॉमिक रेट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लो। आरएएस बैच चल रहा है मेरा बच्चों, टारगेट आरएएस और डॉक्टर करुणा स्पेशल, कुछ भी नाम आप उसको बोल सकते हो, उस तरीके से। मेन फीचर्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट 2000, COP21 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC का पेरिस कन्वेंशन के मेन फीचर्स पूछे हैं उसने, तो ये स्टैटिक ही है। इसमें क्या एनालिटिक करके आना है? व्हाट जहां पे आ गया, मतलब क्या, क्या मतलब स्टैटिक। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हो आप पेपर। एक 2018 का और कर दूंगी, जेंडर जस्टिस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की 1997 की क्या गाइडलाइंस थी, लैंडमार्क जजमेंट थी। तो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी वो वैसी ही रहेगी, बदलने नहीं वाली है, रटा रटाया लिख के आना है, ये उसके बारे में है, विशाखा गाइडलाइंस का क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात आप?
आई होप इतना समझे, क्या क्या समझे हो आज की क्लास से क्या क्या समझ में आया? देखो, पहली बात, प्री और मेंस का जो डिफरेंस है वो उतना ही डिफरेंस है जितना मैंने बता दिया जो सिलेबस का डिफरेंस है। ठीक है, प्री के अंदर वो चीजें जो मेंस में नहीं है उनके इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। मेंस के जो अलग से टॉपिक हैं उनके आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करनी, आंसर राइटिंग करनी है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करनी है, सबको करनी है, लेकिन उससे पहले मैं कहती हूँ कंटेंट तैयार करो। आपके पास मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए, आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो स्टैटिक हो या फैक्चुअल हो। तीसरी बात, स्टैटिक, फैक्चुअल और एनालिसिस। एनालिसिस न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, इतना एनालिसिस बन जाएगा कि भूल जाओगे सब कुछ। ठीक है, तो इन चीजों पे बराबर ध्यान दो। ठीक है, इस एनालिसिस और आंसर राइटिंग के चक्कर में, आंसर राइटिंग के चक्कर में स्टैटिक और फैक्चुअल पोर्शन को ना भूलें, ये इतनी बड़ी गलती ना करें। यहां से भी 50-60 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, किए जा सकते हैं। क्लियर है? आई होप आज की क्लास के लिए इतना काफी है। एक और सेशन ले लूंगी जिसमें 2018 का पेपर डिस्कस कर लेंगे। एक सेशन ले लेंगे नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आप जिसको भी आरएएस में, जिसने आज तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लो। भी 1 साल और 2 साल का बैचेस चलते रहते हैं। आई होप आपको काम आएंगे। आरएएस के लिए बच्चों 2 साल का ज्वाइन कर लो, क्योंकि आरपीएससी टाइम लगा ही देती है। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है या 1 साल का। तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यूज कर लेना और मेरी क्लासेस को एंजॉय करोगे। ठीक है, एंजॉय करके आप सब पढ़ेंगे। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। अगली स्पेशल क्लास में मिलते हैं। मेरा देख लेना प्रोफाइल जाके कब है अगली स्पेशल क्लास। ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फागुनी, थैंक यू ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे आज, छोटे मोटे डाउट्स। ठीक है, और बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत सिंपल चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट टू एवरी।